नमस्कार एस्पिरेंट्स और सीएससी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं, इनसे जुड़े मुद्दे और उनके समाधान। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ सामाजिक न्याय बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। कितनी सही बात है ना? यह हमें बताता है कि जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं तो दरअसल हम पूरे देश को मजबूत कर रहे होते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इस विषय की गहराइयों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण का संवैधानिक आधार क्या है। फिर प्रीलिम्स के लिए जो खास योजनाएं हैं उन पर फोकस करेंगे। उसके बाद मेंस के लिहाज से चुनौतियों और आंकड़ों को देखेंगे, समाधानों पर बात करेंगे और आखिरी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी स्कीम को सीधे सीधे पढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन योजनाओं की नींव क्या है, इनका बेसिस क्या है, और वो नींव हमें हमारा संविधान देता है। अब देखिए, आर्टिकल 14 तो कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है आर्टिकल 15(3). ये आर्टिकल सरकार को मतलब स्टेट को एक स्पेशल पावर देता है कि वो महिलाओं के भले के लिए खास प्रावधान बना सकती है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक विभेद, और यहीं से इन सारी योजनाओं को अपनी संवैधानिक शक्ति मिलती है। ठीक है, तो संवैधानिक बेसिस तो क्लियर हो गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ खास योजनाओं और उनके की फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जिनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साल याद रखिएगा, 2015। ये स्कीम जेंडर इक्वालिटी के लिए एक मील का पत्थर मानी जाती है। अच्छा, इस स्कीम के बारे में 3 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली बात, कौन सा मंत्रालय इसे चलाता है? वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरी बात, इसका मेन मकसद क्या है? गिरते हुए चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करना। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये लोगों में जागरूकता फैलाने पर फोकस करती है, कोई डायरेक्ट कैश देने पर नहीं। और देखिए, यहीं पर यूपीएससी एक ट्रैप सेट करता है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। एकदम साफ साफ याद रखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई डीबीटी स्कीम नहीं है। मतलब इसमें सीधे अकाउंट में पैसे नहीं आते। इसका असली काम है सोच बदलना, व्यवहार बदलना। चलिए फटाफट कुछ और स्कीम्स देख लेते हैं। पहली है PMVY। इसमें क्या याद रखना है? ये मदद सिर्फ पहले जीवित बच्चे के लिए है, ठीक है? फिर आती है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका कीवर्ड है EEE कैटेगरी, मतलब टैक्स में छूट ही छूट। अच्छा, वन स्टॉप सेंटर या सखी, इसका पैसा कहां से आता है? निर्भया फंड से। और हां, उज्ज्वला, सावधान, ये मानव तस्करी वाली योजना है। वो गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला अलग है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यही प्रीलिम्स में स्कोर बनवाते हैं। देखिए, सेंट्रल स्कीम्स तो जरूरी हैं ही, पर स्टेट की स्कीम्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी या वेस्ट बंगाल की कन्याश्री। अरे, कन्याश्री को तो यूनेस्को से अवार्ड भी मिला है, तो इन पर भी एक नजर जरूर रखनी है। तो ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। अब गेयर बदलते हैं और आते हैं मेंस के एनालिटिकल पार्ट पर। अब हम उन चुनौतियां और डेटा को देखेंगे जो हमें बताती हैं कि इन स्कीम्स की जरूरत आखिर है क्यों। जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक रिपोर्ट का जिक्र जरूर होता है। वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और इसे कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक ग्लोबल बेंचमार्क है, समझिए पूरी दुनिया का आईना। अब 2023 की रिपोर्ट को देखें तो 146 देशों में भारत की रैंक थी 127। अब ये रैंक एक मैक्रो लेवल पिक्चर देती है। ये बताती है कि हाँ, चैलेंज तो अभी भी काफी बड़े हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ एक रैंक से पूरी कहानी समझी जा सकती है? शायद नहीं। जब हम अपने देश के अंदर झांकते हैं, जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 के डेटा को देखते हैं, तो कहानी में कुछ ट्विस्ट नजर आते हैं। तो ये द्वंद्व क्या है? देखिए, एक तरफ तो अच्छी खबर है। NFHS 5 बताता है कि जन्म के समय लिंगानुपात सुधरा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आज भी 57% महिलाओं में अनीमिया है, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी कम है और पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 15% के आसपास है। तो यहाँ से टेक अवे क्या है? हमें अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करना है, पर जो चुनौतियां हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। तो ठीक है,
प्रॉब्लम समझ आ गई, डेटा भी देख लिया, अब सबसे बड़ा सवाल, इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या हो? चलिए अब उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जिन्हें आप अपने मेंस के आंसर के कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल हो तो सॉल्यूशन भी मल्टी प्रोंग्ड ही होना चाहिए। मतलब हमें हर एंगल से काम करना होगा। हमें कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा, जैसे कि पॉश एक्ट। इकोनॉमिकली एसएसजीज और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। एजुकेशन में लड़कियों का ड्रॉप आउट रोकना होगा। हेल्थ में न्यूट्रिशन और एनीमिया पर खास ध्यान देना होगा। और पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। अपने आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कुछ यूपीएससी स्टाइल के सवाल। तो ये रहा पहला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसे कौन जारी करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा सोचिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अक्सर लोग इसे यूएनडीपी के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ये गलती नहीं करनी है। चलिए अगला सवाल, संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर देता है? याद कीजिए, हमने सेशन की बिल्कुल शुरू में इस पर बात की थी। जी हां, बिल्कुल सही। इसका जवाब है बी, आर्टिकल 15(3). और वो कीवर्ड क्या था? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इस टर्म को अपने मेंस के आंसर्स में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, विमेन एम्पावरमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी रास्ते पर चलकर एक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो बस अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। अगर ये चर्चा आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे ही और एग्जाम फोकस कंटेंट के लिए सीएससी कैंपस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।